सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे भविष्यों रैपिड रिवीजन सीरीज योद्धा सीरीज में आज लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 8 नेचुरल रिसोर्स। वैसे तो चैप्टर 7 आना चाहिए बट चैप्टर 7 यार ऑलरेडी छोटा है, उसका वीडियो डला हुआ है, तो मुझे लगता है कि वो रिवीजन के पर्पज से आप उसको भी यूज कर सकते हो। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं उसका भी शॉर्ट वीडियो चाहिए तो बताना, तो फिर देखेंगे, उसका भी करेंगे। तो फिलहाल मेरी समझ के हिसाब से मैंने सोचा कि अभी ये 8 चैप्टर ले लेते हैं, तो मैंने इसका वीडियो आज डाल रहा हूं, सॉरी, पहले तो बना लूं तब तो डलेगा। तो ये चैप्टर डिस्कस करेंगे, बाकी चीजें जो है मैं ऑलरेडी बता दूं, इसका एक्चुअली डिटेल्ड वीडियो भी नहीं है, तो इसमें मैं थोड़ा टाइम लूंगा, थोड़ी चीजें भी कवर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि डिटेल वीडियो अलग से डाली नहीं है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दूंगा कुछ चीजें एक्स्ट्रा, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज सबसे पहले डेफिनेशन कहता है कि रिसोर्सेज भैया है क्या। तो कोई भी चीज को हम रिसोर्स तो नहीं कह सकते। रिसोर्स हम उसको कहते हैं जिस पर इंसान डिपेंडेंट है, जो हमारी जरूरतों को फुलफिल कर सकता है और जिससे इंसान फिजिकल और इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी का इस्तेमाल करके इन्हें अपने यूज में ला सकता है। तो ऐसी चीज जिस पर हम डिपेंडेंट हैं, हमारी जरूरतों को हम पूरा कर सकते हैं, कैसे? अपने नॉलेज का इस्तेमाल करके, अपने फिजिकल इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी के हिसाब से हम उसको अपने यूज में ला सकते हैं। तो ये सारी चीजों को हम कहते हैं क्या? रिसोर्सेस। अच्छा, फिर बात करें यूजेस ऑफ रिसोर्सेस, तो रिसोर्सेस कई तरह के होते हैं, कई यूजेस में आते हैं हमारे। किस किस यूज में आते हैं? फूड के तौर पर, ठीक है, जो चीजें हमको खाने को मिलती है वो हमारे लिए रिसोर्स हैं। जिससे हमको इंडस्ट्रीज के लिए, बाकी चीजों के लिए रॉ मटेरियल मिलता है, वो भी रिसोर्स है। रिसोर्सेज और किस काम में आते हैं? एनर्जी के लिए, हमको इनसे एनर्जी भी मिलती है। बात करें टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन किया जाता है 3 बेसिस पर। 3 बेसिस दिए हुए हमको, कौन सा? ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, एक है ऑन द बेसिस ऑफ री अवेलेबिलिटी, फिर से अवेलेबल हो पाएगा कि नहीं, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, किस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूटेड है उस हिसाब से। ओनरशिप के बेसिस पर 3 टाइप के रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं, इंडिविजुअल, नेशनल और ग्लोबल। इंडिविजुअल मतलब क्या? जो किसी फैमिली का हो या किसी पर्सनल एक आदमी का खुद का हो या उसके फैमिली का हो, तो वो इंडिविजुअल रिसोर्स कहलाएगा। इसमें लैंड, बिल्डिंग, आपका घर है, आपकी जमीन है, वो आपका इंडिविजुअल रिसोर्स है। नेशनल रिसोर्स मतलब कि पूरे देश के अंदर में जो चीजें प्रेजेंट है, उस देश का पूरा मालिकाना है, पूरे देश की पब्लिक का है। जैसे कि आर्मी हो गया, उस देश का इंटरनेशनल ट्रेड हो गया, तो जो भी ट्रेड होगा, जो भी पैसा दूसरे देशों से आएगा, वो हमारे सबके भलाई में यूज होगा। हमारे देश में जो नदियां हैं, ये सब भी हम नेशनल रिसोर्स में काउंट कर सकते हैं। देन बात करें ग्लोबल रिसोर्स, जिसमें पूरी दुनिया का अधिकार है, ठीक है, पूरी दुनिया उसकी मालिक है। तो ऑल फिजिकल नॉन फिजिकल रिसोर्सेज व्हिच आर यूज्ड फॉर ह्यूमन वेलफेयर, तो इसमें कई देशों का ग्रुप मिलाकर भी ओनरशिप हो सकता है, ठीक है, या कोई मालिक नहीं है उसका, तो कोई मालिक नहीं मतलब सारे दुनिया के जितने भी देश है सभी उसके मालिक है, तो वो सब हम कहलाएंगे ग्लोबल रिसोर्सेज। फिर डिस्ट्रीब्यूशन एरिया के हिसाब से, जो हमने तीसरा वाला उसमें देखा, उसके हिसाब से आते हैं यूनिवर्सल रिसोर्स। यूनिवर्सल मतलब जो हर जगह प्रेजेंट है, जैसे कि एटमॉस्फेयर में जो यूजफुल गैसेस हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह। जनरली अवेलेबल रिसोर्सेज मतलब जो आम तौर पर हमको देखने को मिल जाते हैं, इजीली अवेलेबल हैं। लैंड, सॉइल, वाटर, पास्चर लैंड, यानी जहां गाय भैंस चरती हैं, जानवर चरते हैं, वो एरिया को पास्चर लैंड कहते हैं। रेयर रिसोर्सेज मतलब जो बहुत कम अवेलेबल हैं, बहुत गिनी चुनी जगहों पर ही अवेलेबल है, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, कॉपर, गोल्ड, ये सब, यूरेनियम वगैरह। सॉलिटरी रिसोर्स मतलब दुनिया में एक या दो ही जगह पर प्रेजेंट है। ये रेयर मतलब समझ लो कि कम जगहों पर मिलेगा, पर एक दो जगह पर खाली नहीं मिलेगा, फिर भी ठीक ठाक जगहों पर मिल जाता है। ये मतलब दुनिया में सिर्फ एक या दो ही जगह पर मिलता है। तो जैसे कि एग्जांपल दिया क्रायोलाइट, जो कि सिर्फ और सिर्फ ग्रीनलैंड में पाया जाता है, ठीक है। तो ये अब तक के हिसाब से कोई नई डिस्कवरी हो गई, कहीं और भी मिल गया क्रायोलाइट तो बात अलग है, पर फिलहाल हम देखें तो एक ही जगह पे अवेलेबल, तो दैट इज हमारा सॉलिटरी रिसोर्स। देन बात करें प्लानिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स प्लानिंग और कंजर्वेशन कैसे होगा, क्यों जरूरी है, ये डिस्कस करते हैं। पहली चीज बोला, रिसोर्स प्लानिंग में हमें क्या करना चाहिए? इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहिए। किसके बारे में? कौन कौन से रिसोर्सेज हम यूटिलाइज कर चुके हैं, कर रहे हैं, कौन कौन से रिसोर्स अब तक हमने यूज नहीं किए हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको हम रिसोर्स बनाकर यूज में ला सकते हैं, उन चीजों का एक हमें अंदाजा लगाना चाहिए, एक इंफॉर्मेशन लेके रखनी चाहिए। फिर उसमें आता है क्या? जो रिसोर्सेज लिमिटेड हैं या नॉन रिन्यूएबल हैं, उन्हें हमें साइंटिफिकली एक्सप्लॉइट करना चाहिए।
अच्छा, एक चीज जो यहाँ पर लिखी नहीं थी, क्लासिफिकेशन में हमने देखा 3 टाइप के क्लासिफिकेशन है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर वाला डिस्कस कर लिया डिटेल में, ओनरशिप वाला डिस्कस कर लिया, रीअवेलेबिलिटी वाला नहीं बताया है। तो रीअवेलेबिलिटी वाले में क्या होगा, जो रीअवेलेबल हो जाते हैं थोड़े समय में फिर से अवेलेबल हो जाते हैं तो उनको हम रिन्यूएबल कहते हैं। और जो बहुत साल लगा लेते हैं जैसे कोल, पेट्रोलियम, डीजल, इनको रीअवेलेबल होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है तो उन्हें हम नॉन रिन्यूएबल कहते हैं। तो उस हिसाब से आप वो भी ध्यान में रख लेना, ठीक है। अच्छा, तो वापस यहां आते हैं हम। इसमें ये बता रहे थे कि जो नॉन रिन्यूएबल है उन्हें साइंटिफिकली यूज करना चाहिए, मतलब बहुत कैलकुलेशन से यूज करना चाहिए, जरूरत के हिसाब से ही यूज करना चाहिए। अच्छा, फिर अटेम्प्ट शुड बी मेड टू डेवलप दोज रिसोर्सेज द क्वांटिटी ऑफ व्हिच कैन बी इंक्रीज्ड। अगर ऐसे रिसोर्सेज जो हमें पता चल रहे हैं कि इनकी क्वांटिटी फ्यूचर में बढ़ सकती है, हम इसे बढ़ा सकते हैं, तो उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने का रास्ता हमें तलाशना चाहिए और उन्हें डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि बायोफ्यूल्स की बात करें तो बायोफ्यूल्स की बात हो रही है, देखो पेट्रोलियम जो अवेलेबल है भाई वो बहुत लिमिटेड स्टॉक में अवेलेबल, खत्म हो सकता है। तो बायोफ्यूल जो प्लांट्स की मदद से हम फ्यूल मतलब एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो वो चीज हम बढ़ा सकते हैं फ्यूचर में, अगर हम उनकी और फार्मिंग करें तो हम बढ़ा सकते हैं। तो वैसे रिसोर्सेज को डेवलप करने का हमें काम करना चाहिए, ठीक है। फिर क्या बात आ रही है, रिसोर्सेज विच आर चीपर। अगर सस्ते से मिल जा रहा है तो भी इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको वेस्ट करें, हमें उसको तो भी बहुत संभाल कर, बहुत कम अमाउंट में, जितना जरूरी है उस हिसाब से ही यूज करना चाहिए। जो रिसोर्सेज लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है उनके ऑप्शंस तलाशने की जरूरत है, हमें उनके ऑप्शंस के ऊपर काम करना चाहिए और वैसे फ्यूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। फिर नेसेसरी लॉज, ऐसे कानून बनाने चाहिए ताकि लॉ मतलब इन रिसोर्सेज को कंजर्व किया जा सके। और इन लॉज को सिर्फ बना देने से काम नहीं होगा, इन्हें हमें एनफोर्स भी करना पड़ेगा, स्ट्रिक्टली एनफोर्स करना पड़ेगा, मतलब उसे ढंग से फॉलो हो, इस चीज का ख्याल रखना जरूरी है। अच्छा, लोगों को इन चीजों के बारे में बताना जरूरी है, लोगों के अंदर अवेयरनेस लाना जरूरी है रिसोर्स कंजर्वेशन को लेकर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे रिसोर्स कंजर्वेशन के। बात करें सॉइल की, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है हमारे लिए। सॉइल की डेफिनेशन कहती है द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट का अपर मोस्ट लेयर, जहां कुछ मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, बायोटिक एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ये मिनरल्स और बायोटिक एलिमेंट्स प्लांट वेजिटेशन के ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो उस स्ट्रक्चर को, उस जगह को हम कहते हैं सॉइल, उस क्रस्ट को, ठीक है। अच्छा, टाइप्स ऑफ सॉइल, तो इंडिया में जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च है यानी ICAR की बात करें तो यहां हमारे 8 टाइप के सॉइल्स को क्लासिफाई करता है। इंडिया में 8 टाइप के सॉइल्स के बारे में बात करता है ये। एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, लैटेराइट, डेजर्ट, माउंटेन, फॉरेस्ट एंड मार्शी या फिर पीटी सॉइल। तो ये 8 टाइप के हमारे सॉइल्स इंडिया में अवेलेबल हैं, ऐसा ICAR का कहना है। पहला है हमारा एलुवियल सॉइल। तो इंडिया के 43% एरिया में, जो हमारा प्लेन एरिया मतलब जमीन जितनी है हमारी, उसके 43% हिस्से में हमको एलुवियल सॉइल ही देखने को मिलता है। तो इंडिया में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल जो सॉइल है वो यही है, ठीक है। ये कहां कहां देखने को मिलता है, नॉर्दर्न प्लेन्स का जो इलाका है पूरा एलुवियम डिपॉजिट से ही बना हुआ है, बड़ी बड़ी नदियों ने पूरा उसको तैयार किया है, तो वो पूरा एरिया हमारा। ब्रह्मपुत्र के आसपास का इलाका, सतलुज नदी के आसपास का इलाका, वो भी सतलुज में वेस्ट से लेके महानदी का डेल्टा रीजन, गोदावरी, कृष्णा, इन सब रिवर्स के आसपास का इलाका, ये सब हमारा कहलाता है। यहां हमारा क्या प्रेजेंट है, अलुवियल सॉइल प्रेजेंट है। तो जनरली नदियों के आसपास ही अलुवियल सॉइल देखने को मिलता है, जितनी बड़ी बड़ी नदियां हैं उनके आसपास। फिर ये बता दें, एलुवियम डिपॉजिट से बनता है, नदियां जो फ्लो करके लाती हैं बहुत सारा सेडिमेंट, उसको अगल बगल जमा करती हैं, यही कुछ लंबे समय के बाद जाकर सॉइल में कन्वर्ट होता है। तो ये हमारा एलुवियल सॉइल। अच्छा, इस तरह के सॉइल में पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड, लाइमस्टोन वगैरह जो है वो प्रेजेंट होता है, इनका कंटेंट मतलब ज्यादा होता है। लेस प्रोपोर्शन किसका होता है, नाइट्रोजन का और ह्यूमस का। नाइट्रोजन और ह्यूमस की क्वांटिटी इसमें कम होती है, बाकी सारी चीजें ज्यादा प्रेजेंट है। अगर हम इनमें पल्सेस उगा दें तो नाइट्रोजन की क्वांटिटी बढ़ जाती है। आपको पता है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया काम करते हैं पल्सेस के रूट्स में, तो अगर वो उगा दिया जाए तो नाइट्रोजन का कंटेंट बढ़ा के इसको और ज्यादा यूजफुल बनाया जा सकता है। इसमें वीट, पैडी, शुगर केन, जूट, इस तरह के क्रॉप्स वगैरह उगाए जा सकते हैं। देन अगर हम बात करें रेड सॉइल की, तो लालम लाल, एकदम कलर ही रेड है इसका, ठीक है। रेड सॉइल इसीलिए कहा जाता है। 19% इंडिया का जो टोटल लैंड एरिया, उसका 19% हिस्से में रेड सॉइल हमको मिलता है देखने को। बेसिकली कहां है, तमिलनाडु के एरिया में, ठीक है। अच्छा, बुंदेलखंड के एरिया में नॉर्थ में, राजमहल हिल्स में ईस्ट में, और वेस्ट के एरिया में कहां पर, कच्छ में।
तो इन सब एरियाज में ये हमको देखने को मिलता है। देखो सॉइल्स मैप के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो उस हिसाब से भी आपको याद रखना है कि किन किन एरियाज में पाए जाते हैं। कोई 2-4 अच्छे से पॉइंट याद कर लेना, सारा याद रखने की जरूरत नहीं है। सच सॉइल इज फाउंड इन सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान। अच्छा, राजस्थान के भी कुछ प्रेजेंट है। रेड कलर क्यों है इस सॉइल का? क्योंकि इसमें फेरिक ऑक्साइड प्रेजेंट है, रस्ट जो होता है वैसा, तो इसका कलर रेड इसीलिए देखने को मिलता है। लेकिन जैसे ही हम इसको खोद के थोड़ा नीचे की तरफ जाएंगे तो हमें वो येलोइश टेक्सचर में देखने को मिलेगा, नीचे की तरफ येलोइश होता है। अच्छा, इसमें लाइम, ग्रेवल, कार्बोनेट वगैरह प्रेजेंट नहीं होता। इसके अलावा लाइम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, नाइट्रोजन और पोटैश सबकी इसमें कमी है, डेफिशिएंसी है, बता रहा है। देखो कौन कौन से क्रॉप्स उगाए जा सकते हैं, मिलेट, कॉटन, व्हीट, ज्वार, लिनसीड, ग्राउंडनट वगैरह वगैरह इसमें उगाए जा सकते हैं। देन ब्लैक सॉइल बहुत बार पूछा हुआ है, बहुत बार इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है भैया क्योंकि गुजरात में बेसिकली सबसे ज्यादा यही सॉइल देखने को मिलता है। और मैंने कई बार कहा है, हर वीडियो में कहा है, जो गुजरात से रिलेटेड चीज है भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब महा इंपॉर्टेंट है, महा इंपॉर्टेंट है। तो ब्लैक सॉइल को हम रेगूर सॉइल भी कहते हैं। इंडिया के लैंड एरिया का 15% हिस्सा ब्लैक सॉइल है। जनरली ये डेक्कन लावा के फैलने की वजह से बना है, ऐसा माना जाता है। जो डेक्कन प्लेट्यू का हमारा एरिया है, यहाँ बहुत सारे वॉल्केनोस थे, एक्टिव वॉल्केनोस थे। आज भी कुछ वॉल्केनोस प्रेजेंट है पर वो एक्टिव नहीं है। ये वॉल्केनोस जब फूटे, इनका लावा बाहर आया, वो उसकी वजह से ये पूरा सॉइल बना है, ठीक है। अच्छा, कहां कहां देखने को मिलता है? पूरे महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश के वेस्टर्न हिस्से में, आंध्र प्रदेश में और कर्नाटक के कुछ हिस्से में। गुजरात के अंदर देखें तो सूरत, भरूच, नर्मदा, वडोदरा, तापी, डांग। तो गुजरात का जो साउथ गुजरात का इलाका, साउथ गुजरात पूरा हमारा ब्लैक सॉइल है। लावा रॉक्स और क्लाइमेट, इन दो का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इस तरह के सॉइल फॉर्मेशन में। अब ब्लैक सॉइल हर जगह, अगर मतलब एक जगह ब्लैक सॉइल दूसरी जगह ब्लैक सॉइल, सेम कंडीशन नहीं होगी उसकी, थोड़ा फर्क होता है। तो वो डिपेंड करता है किस पे? क्लाइमेट वगैरह पे भी डिपेंड करता है। अच्छा, इसमें आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, इनकी क्वांटिटी ज्यादा प्रेजेंट होती है। काफी फर्टाइल होता है, अच्छा खासा फर्टिलिटी होती है सॉइल की। इसकी मॉइस्चर रिटेन करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, मॉइस्चर को पकड़ के रखता है, ठीक है, छोड़ता नहीं है। अच्छा, अब जब मॉइस्चर इसके अंदर से ड्राई अप हो जाता है तो इसमें फिशरीज डेवलप हो जाती है। फिशरीज कहा गया है, देखो इस तरह के ट्रैक्स वगैरह बन जाते हैं जब ये ड्राई हो जाता है, देख रहे हो इमेज में दिखाया है। तो इसको फिशरीज कहते हैं, फिशरीज डेवलप हो जाती हैं। इसमें हम कॉटन, लिनसीड, मस्टर्ड वगैरह वगैरह उगा सकते हैं। और क्योंकि कॉटन के कल्टीवेशन के लिए बेस्ट सॉइल है, इस वजह से इसे हम ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जानते हैं। तो 3 नाम बता दे भैया, ब्लैक सॉइल तो है ही, रेगुलर सॉइल और ब्लैक कॉटन सॉइल, ठीक है। अच्छा, एलुवियल सॉइल भी कई बार पूछा है, इसलिए इंपॉर्टेंट याद रखना। लेटराइट सॉइल, लेटराइट वर्ड में लेटर जो जुड़ा हुआ है, ये लेटर एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है ब्रिक, और ब्रिक जैसा इसका कलर है, इस वजह से इसका ऐसा नाम है। तो ये भी रेडिश कलर का ही होता है। ये भी रेडिश इसलिए है क्योंकि आयरन ऑक्साइड है। अब बोलोगे रेड सॉइल में क्या फर्क है? रेड सॉइल जनरली इससे डार्क टेक्सचर देखने को मिलता है, ज्यादा लाल होता है, इसमें रेडिश जो है प्रोपोर्शन थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। अच्छा, अगर ये सॉइल गीला हो जाए तो स्मूथ हो जाता है बटर के जैसे, तो आप ब्रेड पे लगा के खा सकते हो, ठीक है। अगर ये ड्राई हो जाए तो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, तो चला के लोगों को मार भी सकते हो। तो मतलब मल्टीपर्पज सॉइल हो गया है ना, तो खेती तो कर ही सकते हो, ब्रेड में भी लगा के खाओ, और कड़क हो जाएगा तो मारपीट भी कर सकते हो। अच्छा, इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू, हाँ ठीक है, इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू चेंज ऑफ ड्राई एंड मॉइस्ट क्लाइमेट ड्यू टू द प्रिवेंशन ऑफ सिलिका बेस्ड मटेरियल। जनरली सिलिका बेस्ड मटेरियल के उसके वजह से इफेक्ट से ये बनता है, ड्राई और मॉइस्ट क्लाइमेट में हमको देखने को मिलता है। हायर रीजन्स, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है हमारा, उसके जो हायर एरियाज हैं वहां पर ये सॉइल ज्यादा देखने को मिलता है। इसमें आयरन, पोटैश और एल्यूमिनियम ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। सॉइल मतलब फर्टिलिटी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, ज्यादा फर्टाइल नहीं है। फिर भी कॉटन, पैडी, रागी ये उगाया जा सकता है, शुगर केन, टी, कॉफी। अब मैंने इनको थोड़ा हाईलाइट इसलिए किया कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स हैं, ठीक है, अच्छा खासा इनकम होता है। तो ये देखो शुगर केन, टी, कॉफी और कैश्यू, इसके कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छा ये माना जाता है। अच्छा, वो भी तब जब इसमें फर्टिलाइजर्स यूज किए जाए तो, ठीक है। अच्छा, डेजर्ट सॉइल, भाई जाहिर सी बात है, नाम से पता चल जाता है, डेजर्ट एरियाज में, ड्राई एरियाज में, जिसको हम कहते हैं एरिड एरियाज, वहां पाया जाता है। तो एरिड और सेमी एरिड एरियाज में हमको देखने को मिलेगा। सैंडी होता है,
रेती ज्यादा होती है भाई, डेजर्ट एरिया में रेती तो ज्यादा होती है, तो इसमें सैंड ही ज्यादा होता है। ये इसके अंदर डिसॉल्व्ड मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं कुछ अमाउंट में। राजस्थान में, हरियाणा में, सदर्न पंजाब के इलाकों में देखने को मिलता है। गुजरात के अंदर अगर हम देखें तो हमारे यहाँ ड्राई वाले एरियाज कौन से हैं, कच्छ वगैरह का एरिया और सौराष्ट्र वगैरह का एरिया, तो वहां देखने को मिलता है। अगर इरिगेशन फैसिलिटीज यहाँ कर दी जाए, पानी वानी की व्यवस्था की जाए, तो खेती कुछ हद तक इसमें की जा सकती है। और खेती में हम क्या उगा सकते हैं, मिलेट, ज्वार, ऐसी चीजें जिनको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती, ये चीजों को हम यहाँ उगा सकते हैं। माउंटेन सॉइल, तो पहाड़ी एरिया का सॉइल भाई कहाँ पाया जाता है, जो स्लोपी रीजन है, हिमालयन एरियाज जो है हमारे, उसका जो स्लोपी एरिया है, ठीक है, वैली एरिया है, उन सब जगहों पर पाया जाएगा। मतलब लगभग 2700 से लेकर 3000 मीटर हाइट पर ये पाया जाता है। पतली लेयर होती है, बहुत पतली लेयर होती है, अंडर डेवलप्ड होता है भाई। स्लोप्स वगैरह है तो ज्यादा मोटी लेयर चढ़ेगी नहीं, ऊपर से लेयर स्लिप होकर नीचे आ जाएगी, तो बहुत ज्यादा डेवलप्ड लेयर नहीं होती, इसकी पतली लेयर होती है। असम में, दार्जिलिंग में, उत्तराखंड में, तो जितने हमारे पहाड़ी स्टेट्स हैं उनका नाम यहाँ डाल सकते हैं, उन जगहों पर देखने को मिलते हैं, वो भी हिमालयन रीजन वाले, ठीक है, इधर साउथ वाले मत चले जाना। अच्छा, फिर यहाँ जनरली पाइन और चिड ट्रीज हमको देखने को मिलते हैं, उन एरियाज में सॉइल ज्यादा पाया जाता है, या आप ऐसा कह सकते हो जहां ये सॉइल होता है वहां ये हमको प्लांट्स ज्यादा देखने को मिलते हैं। अच्छा, फॉरेस्ट सॉइल की बात करें तो फॉरेस्ट एरिया में देखने को मिलेगा, ये भी जनरली हायर एल्टीट्यूड्स पर 3000 से लेके 3100 मीटर की हाइट्स पर देखने को मिलते हैं, जहां कॉनिफेरस फॉरेस्ट हमारा प्रेजेंट है, होता है। इसके अलावा सह्याद्री के रीजन में भी देखने को मिलते हैं, जो हमारा साउथ के एरियाज है वहां पर भी, ठीक है, महाराष्ट्र में सह्याद्री एरिया, ईस्टर्न घाट्स का एरिया, तराई रीजन जो हिमालयास के हैं वहां पर देखने को मिलते हैं। अच्छा, यहाँ क्या है ना कि जनरली घने पेड़ पौधे, घने जंगल होते हैं, इस वजह से यहाँ धूप वगैरह जनरली ज्यादा नीचे नहीं पहुंचती, पेड़ के पत्ते वत्ते डालियां सब टूट कर नीचे गिरते हैं, वो सड़ते गलते रहते हैं, इसलिए वहां पर ह्यूमस बहुत सारे अमाउंट में डेवलप हो जाता है, तो इसमें ह्यूमस कंटेंट बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है। और चेंजेस इनटू ब्लू और रेड कलर व्हाइल गोइंग डाउन, अगर आप ऊपर से खोद के नीचे की तरफ जाओगे तो थोड़ा रेडिश ब्लूइश टेक्सचर देखने को इस सॉइल में मिलेगा। यहाँ टी, कॉफी, कई तरह के स्पाइसेस वगैरह उगाए जाते हैं। इसके अलावा वीट, मेज वगैरह वगैरह भी यहाँ हमें देखने को, मतलब उगाने को, बार्ली, पैडी, ये सब भी इसमें उगाए जा सकते हैं, बहुत कम एरिया में ही प्रेजेंट है। मार्शी और पीटी सॉइल, नाम से पता चलता है, मार्शी एरिया से पाएंगे जहां दलदल वगैरह होता है, मतलब पानी अच्छा खासा होता है, बारिश ज्यादा होती है जिन एरिया से, वहां देखने को मिलेगा। इसमें बायोटिक एलिमेंट्स भी बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, जनरली बारिश के सीजन में जो एरिया डूबे रहते हैं पानी में, फिर जब बारिश का सीजन खत्म होता है तो वो एरिया थोड़ा हल्का फुल्का ड्राई अप होता है, तो उस एरिया में हम खेती वगैरह कर सकते हैं। कैसी, जनरली पैडी की खेती होती है इसमें। अच्छा, अब इसमें ना फॉस्फेट और पोटैश जैसी चीजें कम प्रेजेंट होती हैं। ओडिशा, वेस्ट बंगाल, कोस्टल तमिलनाडु, सेंट्रल एरिया ऑफ नॉर्दर्न बिहार, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, इन सब एरियाज में हमको देखने को मिलता है। सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन क्या है भैया, अगर ऊपर की लेयर जो सॉइल इंपॉर्टेंट लेयर है वो वॉश आउट हो रही है, हवा की वजह से, पानी की वजह से, किसी की वजह से हटके अगर दूसरे के चली जाती है, तो उसको हम कहते हैं सॉइल इरोजन। कैसे हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं, ग्रेजिंग एक्टिविटी कंट्रोल करेंगे। ज्यादा जानवर लोग ग्रेजिंग करने की वजह से सब खा जाते हैं ग्रास को, तो ग्रास उधर भाई उसकी रूट्स जो होती है ना सॉइल को पकड़ के रखती हैं, सारा घास खा गई वो लोग, तो अब रूट्स है ही नहीं वहां पकड़ने के लिए सॉइल को, तो सॉइल वॉश आउट हो सकती है। प्लांटेशन कंटोर मेथड से, ठीक है, कंटोर फार्मिंग कर सकते हैं। देखो इस तरह की कंटोर फार्मिंग होती है, लाइन से कुछ उगाया है, गैप छोड़ा उगाया है, कुछ उगाया छोड़ा है, तो इसके वजह से ना पानी वानी का फ्लो वगैरह टकराएगा, स्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से सॉइल ऑयल बहेगा नहीं, तो कंटोर मेथड से हम सॉइल इरोजन रोक सकते हैं। ट्रीज प्लांट कर दो फैलो लैंड में, जो खाली जमीनें बची हैं जहां बारिश वारिश हवा की वजह से सॉइल उड़ जाती है, वहां पेड़ वेड़ उगा दो, पेड़ वेड़ उसको क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करके रखेंगे, पकड़ के रखेंगे सॉइल को, तो बच सकता है। चेक डैम्स बना दो जहां पानी का फ्लो तेज है, देखो जैसे अगर यहाँ पानी वानी फ्लो करेगा तो ये पूरी मिट्टी को बहाएगा, इसलिए छोटे छोटे पत्थर वत्थर डाल डाल के भर भर के चेक डैम्स बना दिए पतले पतले ऐसे, जिसके वजह से पानी का स्पीड कम हो जाएगा, तो सॉइल जो है वो बहेगा नहीं। फिर डीपली कल्टीवेट करना चाहिए, अगर हम कुछ पौधे लगाते हैं, सीड्स लगाते हैं, तो उनको थोड़ा जमीन में थोड़ा सा अंदर की तरफ डाल के लगाना चाहिए, ताकि ये ना सॉइल को अच्छे से पकड़ सके और सॉइल इरोजन से बचाया जा सके। तो सॉइल इरोजन को रोकने के हमारे ये कितने पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, इंपॉर्टेंट, याद रखना। सॉइल कंजर्वेशन, अब सॉइल कंजर्वेशन क्या है, सॉइल कंजर्वेशन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो आप सॉइल इरोजन तो रोकते ही रोकते हो, उसके साथ साथ सॉइल की क्वालिटी को भी मेंटेन करना, इसको हम कहते हैं सॉइल कंजर्वेशन। हालांकि हमारे बुक में बहुत ज्यादा इसके पॉइंट्स नहीं दिए हैं, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सॉइल इरोजन के पॉइंट्स में ठोक दो तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे बहुत सारे। अच्छा, तो इसमें हम बता रहे हैं कि क्वालिटी भी मेंटेन करना है, जो मैं बता रहा था, ठीक है। अच्छा,
रेमेडीज ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, कैसे सॉइल कंजर्व करेंगे? रूट्स जो हैं ट्रीज के वो सॉइल पार्टिकल्स को पकड़ कर रखते हैं, इसीलिए जहां तेज नदियों का फ्लो है, गॉर्ज वगैरह है, वो सब एरियाज माउंटेन के स्लोप्स के एरियाज में, वहां हमें प्लांट कर देना चाहिए किसको? ट्रीज को। सीरीज ऑफ ट्रीज शुड बी ग्रोन नियर डेजर्ट रीजन, जो डेजर्ट एरियाज उनके अगल बगल हमको बहुत सारे पेड़ उगा देने चाहिए, ठीक है। इसको शेल्टर बेल्ट भी कहते हैं। इसको बना देने से क्या होता है, ठीक है, इसको बना देने से क्या होगा कि हवाओं का फ्लो है वो कम हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से वो रेत वगैरह उड़ के दूसरे तरफ जो फर्टाइल एरिया है वहां नहीं जाएगी, उससे हम डेजर्ट को फैलने से रोक सकते हैं। रिवर फ्लड शुड बी कंट्रोल्ड बाय डाइवर्टिंग देयर फ्लो। अब मान लो कि तेज नदियां बहती हैं, ज्यादा पानी आता है तो बहुत सारा सॉइल इरोजन करके निकलती हैं, वो अगल बगल की जमीनें काट देती हैं, तो उसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, उनको ड्राई रिवर से कनेक्ट कर दो। तो जैसे अपने वाटर वाले में पढ़ा था कि उससे पानी की भी समस्या सॉल्व हो जाती है, तो सॉइल इरोजन की भी समस्या सॉल्व होती है। ये पानी का फ्लो कम हो जाएगा, चला जाएगा दूसरे ड्राई एरिया में, तो ये जो इस एरिया में कटाव कर रहा था जमीन का वो नहीं करेगा, तो इससे भी फायदा होता है। दूसरा, अनरिस्ट्रिक्टेड पास्चरिंग पर हमको रोक लगानी चाहिए। जो एकदम बेहिसाब तरीके से लोग जानवरों को चला के पूरा घास खत्म कर रहे हैं, तो उसमें भी थोड़ा रिस्ट्रिक्शन होने चाहिए। फिर हॉरिजॉन्टल कल्टीवेशन, जैसे कि कंटोर फार्मिंग करना, टेरेस्ड फार्मिंग करना। देखो ये टेरेस फार्मिंग से कुछ हाइट पर मतलब फार्म्स बनाए हैं, फिर नीचे के हाइट फिर से फार्म बनाए, फिर नीचे से टेरेस बने हुए हैं। अब इसे पानी यहीं जमा रहेगा, ठीक है, फिर अगर थोड़ा नीचे आएगा तो फिर यहां जमा हो जाएगा, तो पानी बहुत तेज इधर उधर फ्लो नहीं करेगा, तो सॉइल इरोजन से बचाया जा सकता है। दूसरा, वो सॉइल मॉइस्चर बनाएगा, वहां पे पानी जो जमा रहेगा मॉइस्चर भी बनाएगा, ग्राउंड वाटर लेवल भी बढ़ाएगा, तो बहुत अच्छा होता है। ह्यूमस कंटेंट जो है सॉइल का वो हमें मेंटेन करके रखना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर सॉइल की फर्टिलिटी कम हुई है तो उसमें ह्यूमस हमें ऐड कर देना चाहिए। तो ये हुए हमारे सॉइल कंजर्वेशन के मेथड्स। चैप्टर हो गया खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसा भी लगा हो कमेंट में बता देना, शेयर कर देना। अपनी रिक्वायरमेंट तो आप बता ही रहे हो, उसके ऊपर काम चल ही रहा है। मैं बहुत जल्द लाइव आने की भी कोशिश कर रहा हूं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन